बोलो। देखो, उस समय ये नहीं बोलना कि हमको नंबर नहीं मिला, ठीक है। निबंध निबंध, इसका अर्थ पहले समझो तो क्या होता है, इसका अर्थ क्या हुआ, ठीक है। दूसरा, जब इसको लिखिएगा लेखन शैली, लेखन शैली में किसी को सुनता होगा कि नंबर अच्छा मिल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है। देखो, बंध मतलब होता है बांधना, बंध मतलब क्या होता है, बांधना। एक दूसरे के साथ हमको क्या रहना है, बॉन्डिंग होना चाहिए। अब मान लो हम कहानी स्टार्ट कर रहे हैं रामायण का, अब बीच में हम चले आए हैं महाभारत का। महाभारत भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसको जोड़ने की कला आना चाहिए। बात समझ में आया ना। तो निबंध का अर्थ क्या हो गया, अभी एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दो तरीके का तुम लोग अभी फिल्म देखता होगा। एक तो जो हमारा हिंदी फिल्म बनता है वो तो है ही, और दूसरा साउथ का फिल्म। तो साउथ का फिल्म में क्या खासियत रहता है कि आपको कहानी स्टार्ट कर देता है और इंटरवल तक जाइएगा तब वहाँ लिखेगा कि 20 साल पहले। देखे हैं कि नहीं, 20 साल पहले। अब वो पूरा कहानी पहले बता दिया है, स्टोरी चल रहा है, अब बीच में इंटरवल के बाद आता है कि 20 साल पहले ऐसा हुआ था, है ना, उसका मम्मी उसको मार दिया था, पापा उसको मार दिया था, तब जाकर के हम तुमसे बदला लेने आए हैं। ये राज खुलता है कब, इंटरवल के बाद। और देखो साउथ का फिल्म कैसे बांधे रखता है, उठने देता है, नहीं उठने देता, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंदी वाला में सीधे एकदम जो है स्टार्ट किया और सीधे कहानी ख़त्म किया, एकदम दो तरीके का चल रहा है। अभी लोगों की मानसिकता यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब लोग जो है इंटरेस्टिंग देखना चाहता है। अभी जैसे मेरा एक वीडियो जो है वायरल हुआ तो उसमें क्या है, सस्पेंस है ना। एक आदमी बुर्ज खलीफा गया, बुर्ज खलीफा से जो है उसको जो है बहुत ही चर्चित होने का शौक़ था, बुर्ज खलीफा पे चढ़ गया और वहाँ पे वो वायरल होने का प्रयास किया। और वायरल होने के बाद जो है एकदम आंधी आया, इंटरेस्टिंग होकर के जो है लोग देख रहा। आंधी आया, आंधी आने के बाद जो है एकदम वो उसका पैर फिसल गया, पैर फिसल के बाद जब गिरा तो उसको लगा कि इसके अंदर में पैराशूट है ना। फिर पैराशूट लिया, पैराशूट के बाद ना एक लोहा का गेट से टकरा गया और लोहा का गेट से जैसे टकराया वो गोस्वामी IAS अकेडमी में गिर गया। सस्पेंस देखा, मतलब दुबई से कहाँ गिरा, है ना, बिहार में। तो वहाँ पे इतना सस्पेंस हो रहा है तो लोग इंटरेस्टिंग होकर के देख तो रहा है, नहीं समझे। तो सेम निबंध में क्या है कि आपको इंटरेस्टिंग बांधना है, क्यों, जब अगला पढ़ रहा है तो यहाँ जब पढ़ रहा है तो आगे क्या कहना चाह रहा है, आगे क्या कहना चाह रहा है, ऐसा एकदम उसको देखो कि अगला वो कहे कि हाँ लिखा है, लास्ट में जा कर के निकालो। तो जस्ट लाइक किसके तरह हम लोग जा रहे हैं, साउथ के तरह। मतलब पहले हम बता देंगे, अब बता देने के बाद तब थोड़ा सा बैक पीछे चले जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 में यदि तुमको हिंदी के तरह लिखना है तो लिखने के लिए एक के साथ दूसरा तीसरा हर यहाँ बंधा रहे, हर कोई बंधा रहे। और यदि बंधा नहीं रहेगा तब मान लो कि लिखेगा कुछ और मीनिंग निकलेगा कुछ और, है ना। अर्थ का तब यहाँ क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हम दिखाएंगे तुम लोग कैसे लिखता है अर्थ का अनर्थ। तुम लास्ट में जब हम बोलेंगे, अब पता नहीं था कि क्लास कितना बजे से है, अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। जैसे तुम लिख रहा है
तुम सोचे रहा है कि हम यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम तुम दे रहा है ना, तुम्हारा हाथ चल रहा है, तुम सिर्फ जान रहा है कि हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, बस लिखे जा रहे हैं। तो अर्थ का अनर्थ भी नहीं करना, समझ में आया? तो ये चीज को रखना नंबर 1। अब क्या करना तुम लोग, कोई भी निबंध लिखना, कोई भी निबंध, ठीक है। तो 2 श्रेणी में तुम लोग लिख सकता है, 2 श्रेणी में। 2 श्रेणी में मतलब समझे, या तो इसके पक्ष में लिखेगा या तो इसके विपक्ष में लिखेगा, या तो इसके पक्ष में लिखेगा नहीं तो इसके विपक्ष में लिखेगा। अब ये होता है कि मान लो कि तुमको हम कोई भी दिए हैं जल संरक्षण, तुम विपक्ष में बोलना स्टार्ट कर दिया या लिखना है प्रारंभ कर दिया, ठीक है, या तो क्या करेगा, पक्ष में लिखेगा। लेकिन तुम सिविल सर्वेंट का स्टूडेंट है, तुमको हमेशा कोशिश क्या करना है, पक्ष का पलड़ा भारी रहना चाहिए, इसका पलड़ा भारी रहना चाहिए, तुलनात्मक विपक्ष का। मतलब हमको गाली भी देना है, लेकिन इस तरीके से गाली देना है कि वो गाली नहीं है, इस तरीके से देना है कि वो गाली ही नहीं, जैसे कॉमन लैंग्वेज है मान लो, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो हमको विपक्ष भी बोलना है। अब जैसे मान लो कि हम लेते हैं कि मेरे सपनों का बिहार, या बिहार समस्या से वरदान तक, ठीक है ना। तो तुम लोग क्या लिखेगा, ये पक्ष विपक्ष दोनों ना हो गया, समस्या भी और वरदान भी, है ना। ये इसका मतलब क्या हो गया, विपक्ष वाला चीज़ हम लोग बोलेंगे, मतलब निगेटिव चीज़, और वरदान मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चीज़ हुआ ना। अब यहाँ पे लोग क्या, बिहार में ना इतनी समस्या है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है, यहाँ शिक्षा दर बहुत ही कम है, यहाँ लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, ये वो, यहाँ भ्रष्टाचार इतना है कि दीने में गोली मार करके चला जाता है, ठीक है। अब इतनी समस्या है कि भागलपुर जैसे शहर में जो मेन टाउन है, वहाँ पे तो जाम की समस्या को तो पूछा ही नहीं जा सकता है, पूरा तुम एकदम गिना दे रहा है समस्या, नहीं समझे। रोजगार की बात करके सरकार तो है ऐसा कर रही है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है, हर बार बोलती है कि 10 लाख रोजगार देंगे और 1 लाख रोजगार देती है, हर जगह भ्रष्टाचार, पुल बनाया जाता है, पुल गिर जाता है, भ्रष्टाचार। मतलब यहाँ पे तुमको लगेगा कि ये समस्या ज़्यादा है बिहार में, ठीक है ना। इस तरीके का जब आए तो पहले एकदम अपना वरदाने वाला बिहार को बताना प्रारंभ करो, ठीक है। वरदाने वाला में, वरदान मतलब पॉजिटिव वाला में बताना प्रारंभ करो, और फिर बोलो कि कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है, कुछ समस्याएं भी देखने को मिलती है। समय दर समय यह समस्या जो है एक विकराल रूप भी लेती है, लेकिन इसमें संशोधित भी होते जाती है, और समय दर समय कोई सरकार के द्वारा या मानव पहलू के द्वारा यह समस्या का हल किया जा सकता है। समस्या, कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, बात समझ में आया ना। तो जैसे मान लो हम लोग बोलते हैं भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार उसी दिन मेरा समाप्त होगा जिस दिन लोगों की मानसिकता होगी। कोई भी घूस जो होता है ना, तुम लोग खुद देता है घूस, जल्दी काम करवाने के लिए तुम लोग घूस दे देता है। वो कभी नहीं बोलता है कि हमको क्या चाहिए, घूस चाहिए। अब तुम मान लो थोड़ा देर के लिए, इसका घर है रोहतास और भागलपुर से ये पढ़ाई लिखाई किया, ठीक है, किया। अब यहाँ यूनिवर्सिटी में आया, यूनिवर्सिटी में गया तो यूनिवर्सिटी में पियून मिला। अब ये एक बार गया, बोला कि हमको कागज़ चाहिए, बोला कि 10 दिन बाद आइएगा, ओके ठीक है। फिर बोला, ये खुद ये बोलता है थोड़ा, सर कुछ ले दे करके थोड़ा जल्दी नहीं कर दीजिएगा, कहे कि हम बहुत दूर से आए। अच्छा, तब पर भी तुमको 2 दिन रुकना होगा। अच्छा ठीक है। फिर थोड़ा देर बाद जो है, सर देखिए ना, देखिए ना। अच्छा, तब ऐसा बोल रहा है तो 5,000 रुपया लगेगा। अब तुम क्या कर रहा है कि ये बचाने के लिए तुम 5,000 खुदे न दिया,
नहीं होता है। वो मांगा नहीं मतलब तुम देख रहा है कि वो मजबूरी है, सीधे बोलोगे एकदम 10 दिन की सर हम 15 दिन तक यहाँ बैठे रहेंगे तो देना पड़ेगा आपको। तो समय तुम चाहता है कि समय भी तो होना चाहिए। है ना, जितना जल्दी हमारा काम हो जाए। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब आदमी क्या होता है, कभी कभी मजबूरी में फंस जाता है, आदमी मजबूरी में फंस जाता है, जिसके कारण उसको क्या होता है, देना पड़ता है। तो कोई भी घूस की शुरुआत तो तुम ही लोग प्रारंभ कर देते हो। जिस दिन तुम लोग IAS IPS या SDM बन जाएगा, उसी दिन से तुम्हारा जो है घूस का प्रारंभ हो जाएगा। हितरी भला हंसते हो, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा उसी दिन तुम्हारा घूस हो जाएगा स्टार्ट। बोलो कैसे? हाँ, एकदम एक गुलदस्ता आएगा, ठीक है, और एक गुलदस्ता आएगा और उस गुलदस्ता में जो है फिल इन द ब्लैंक वाला चेक रहेगा, ठीक है, ब्लैंक चेक, और आपको लिखा रहेगा कि सिर्फ इतना बोलना है कि हम जो है एकदम गोस्वामी IAS एकेडमी में पढ़े हैं। तुम पढ़ा नहीं है, ठीक है, हाँ, खाली आकर के यहाँ तुमको बोलना है कि हम कहाँ पढ़े हैं, गोस्वामी IAS एकेडमी में, ठीक है। अब तुमको लगता है बाप रे बाप आपको चेक मिल रहा है, फिल इन द ब्लैंक वाला चेक है, 10 लाख हम ले लेंगे। हाँ, एडवर्टाइजमेंट में हीरो हीरोइन से कोई प्रचार करता है, बोलता है कि हम ये वाला जो यूज करते हैं, ये सब वो भी तो गलत बात है। बिल्कुल उसको तो एडवर्टाइजमेंट कहते हैं सर, और यहाँ पर घूस कहते हैं। हाँ, तो ये एडवर्टाइजमेंट का तरीका जो है तो घूस से तुमने प्रारंभ किया। घूस कैसे हुआ? तो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दिए ना आपको कि आप मेरा कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट करिए, बताइए अच्छा कोचिंग तो जो लेकिन आप भ्रम फैला रहे हैं ना। तब भरम फैला, मूवी ये एडवर्टाइजमेंट में हीरो हीरोइन बोलता है, सही में फेयर लवली थोड़ी लगाता है सर, नहीं लगाता। दिखाने के लिए कहता है। देखो वो वाला मार्केट एडवर्टाइजमेंट कहलाया, ठीक है, हर और ये वाला मार्केट जो है एडवर्टाइजमेंट के तहत कहाँ चला गया, भ्रष्टाचार में चला गया। अभी 3 कोचिंग पे सिलेक्शन हुआ है, 1100 का रिजल्ट आया है। कितना का आया है? 1100 का। और 4 कोचिंग जो है उसके ऊपर जो है नोटिस गया। ओके, 4 कोचिंग का नाम नहीं बताएंगे, 4 ही कोचिंग है पूरे भारत में, 5वां कोई कोचिंग नहीं है, गोस्वामी IAS सब का कोई वैल्यू नहीं है। समझ में आया? उस 5 कोचिंग से 4-5 कोचिंग से टोटल सिलेक्शन 1400 हुआ है। अब कैसे संभव है बाबू? सीट फाइनल निकला कितना है और रिजल्ट कितना दिखा रहा है? तो 1.5 लाख मतलब 2.5 लाख का जो है खान के ऊपर जो है, सॉरी है ना, उसके ऊपर ना मतलब ये आया था, ठीक है, नोटिस आया था। दिव्यकीर्ति सर के यहाँ भी गया था नोटिस, ठीक है। आप ये जो दिखा रहे हैं मतलब सब बच्चा का सिलेक्शन वहीं ले रहा है। एक बच्चा आया मेरे पास, यहाँ पे आकाश में पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? आकाश में पढ़ रहा है, ठीक है। बोला कि सर वहाँ का तो सिस्टम ही गजब है, बच्चा को खरीद लिया जाता है। अब तुम काहे नहीं बिकेगा रे? तुम बताओ ना, वैल्यू कितना है तुम्हारा? 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ कितना है? यहाँ अभी कोचिंग माफिया सब कॉर्पोरेट सेक्टर बना हुआ है, कॉर्पोरेट सेक्टर है। कॉर्पोरेट मतलब समझते हो ना, वो सेक्टर बना हुआ, ठीक है। तो तुम्हारा वैल्यू तुमको भी लगेगा इतना दिन तक पढ़े तो हम 1 करोड़ रुपया कहियो नहीं कमाए, 1 करोड़ रुपया दे रहा है तो क्या बोलना है? यही ना, बाप रे बाप, गोस्वामी सर जैसा तो आदमी नहीं मिला है हमको धरती पे। सर आप तो महान है, आपके कारण तो हम ऐसे कर लिए हैं, वैसे कर लिए। भले झूठ का ही खेती क्यों ना हो, और जो जितना झूठ बोलेगा वह उतना तरक्की करेगा नाउ ए टाइम, वर्तमान समय में। लेकिन झूठ जो है ज़्यादा दिन तक टिकने वाला है, चल रहा है। लेकिन अब बच्चे भी अब जो है जागरूक हो रहे हैं बेटा, अब बच्चे भी जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि सोशल साइट का ज़माना है, सोशल का ज़माना है, ठीक है। भरम, जितना भरम फैलाओ एकदम फैलाओ। कोचिंग इंडस्ट्री में ये ज़्यादा हुआ है सर, भ्रम फैलाना। ठीक है। कुछ और है, दिखा कुछ और है, वो कुछ और है। हाँ, जो छोटा शहर का होता है ना बाबू, छोटा शहर वाला टीचर लोग
मेहनत करता है। बड़ा शहर का नहीं करता सर। वहाँ बड़ा शहर में होता क्या है कि अब मान लो कि 100 बच्चा है, 100 बच्चा में 5 गो उसको पढ़ने वाला मिल जाएगा, 5 गो पढ़ने वाला मिल जाएगा, तो वहाँ रिजल्ट 5 गो हो गया। अब यहाँ पे मान लो कि कितना है, 20 गो बच्चा है, 20 गो बच्चा में सबको एकदम लात खुट्टा सब मार रहे हैं, अरे हमको रिजल्ट दो, अरे रिजल्ट दो। नहीं समझे? हमको पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। वहाँ तो भीड़ लगा हुआ है, तो भीड़ में तो 5 गो तो रिजल्ट आना ही आना है। जहाँ 1000 है, 1000 में तो 4 गो लड़का पढ़ने वाला होगा ही, सब अमीर थोड़ा होता है। तो इतना रिजल्ट कैसे आ रहा है सर? किस- बच्चा लोग पढ़ने वाला 1400 1100 रिजल्ट कैसे आ रहा है? हाँ, सब लोकल जगह का। इस बार का जो टॉपर था यूपीएससी का, जा करके कौन थी, शक्ति दुबे, शक्ति है ना, एकदम पहला ही दिन ही एकदम बीबीसी उसके पास पहुंचा, बोली एकदम हम अपने ही लोकल क्षेत्र में कोचिंग का सहारा लिए थे, थोड़ी मोड़ी सहारा लिए थे। इससे पहले जाओ, वो स्पष्ट बोले हम कोई कोचिंग का सहारा नहीं। इवन बीपीएससी का जो टॉपर था वो तो पहले से नौकरी कर रहा था मधुबनी में, बात समझ में है, 69th में पहले से कर रहा था। और वो बोला मेरा सेल्फ स्टडी के थ्रू हुआ। हाँ, गाइडिंग के लिए हम एक जगह आंसर राइटिंग दिखाते थे। तुमको जिस दिन ये लग जाएगा ना, कोई भी कोचिंग कोई भी टीचर काम नहीं आएगा जितना सेल्फ स्टडी तुम काम करोगे और तुम अपने अनुसार रिसर्च करोगे। तुमको पहला तो सिलेबस को एकदम खंगाल दो, सिलेबस ये सिलेबस है, ऐसे है, ऐसे है, ये करेगा तभी होगा। सर आएंगे जाएंगे, सर देंगे जाएंगे। अब यदि इसमें मान लो 20 बच्चा है तो सबको तो एक ही चीज़ मिल रहा है कि नहीं? तुम अपना क्या कर रहा है? तुम अपना दिमाग कुछ लगाया नहीं लगाया, बस एक चीज। तो 20 में 20 का ना होना चाहिए। हम सबको पढ़ा रहे हैं, एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो एक साथ सबको पढ़ा रहे हैं तो सबका रिजल्ट आओ होगा। ऐसा कभी नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है कि उसमें 20 में 2 लड़का जो है घर में अपना अलग स्ट्रेटजी अपनाया, अलग रणनीति अपनाया, जिसके कारण उस 2 बच्चे का रिजल्ट आया। तब तुम क्या कहेगा, क्लास में ना अमित तो एकदम भुसकोल था, पढ़ने में तो तेजे नहीं था, कैसे रिजल्ट हो गया, कैसे रिजल्ट हो गया? नहीं समझे? ये जरूर बोलेगा। मेरे साथ ही पढ़ता था, जानते हैं, दिन एक बार भी नहीं पढ़ता था, पता नहीं कैसे रिजल्ट हो गया। उसका किस्मत बहुत बढ़िया था, भाग्य के बारे में तो पूछना ही नहीं। लेकिन यहाँ करने के बाद वो 2 घंटा घर में दे रहा था, वो देखने वाला नहीं था, ठीक है, जिसके कारण वो अपना स्ट्रेटजी बनाया, अपना रणनीति बनाया, रिजल्ट लेकर के चला गया। सच्ची बताते हैं। हमारे साथ जो निशांत है, ठीक है, बैचमेट है, अभी वर्तमान में वो डीआईजी है, मेरा कॉपी है वहाँ पे, और कॉपी हम तुम लोग को शायद दिखाए थे। मेरे कॉपी में एकदम पढ़ता था, मेरा कॉपी में अंडरलाइन टाइन सब कर लेता था एकदम। और उसके बाद जो है हम बोलते थे कि अरे नोट्स हम बना रहे हैं, तुम काहे लाल गंदा पीला कर रहा है। वो मतलब सातिर दिमाग, मतलब आपका भी कंटेंट लिया, उसका भी कंटेंट ले लिया, उसका भी कंटेंट ले लिया, तीनों का कंटेंट लेकर के चौथा कंटेंट अपना बना लिया। समझे? तो कौन तेज निकला? तो वही निकला ना, सबका लेकर बना लिया था। ठीक है, तो वो बुद्धि कहाँ है? आज वो उस मंजिल पे पहुंच गया तो हम लोग उसको बोलते हैं बैचमेट है। हाँ, वो तरीका हमने अपनाया, तरीका भी अपनाए, ठीक है, और उस मंजिल तक भी पहुँचे, अंतिम सफलता नहीं मिली। समझे? तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना होगा इस फील्ड में, बुद्धि लगाना होगा, दिमाग लगाना होगा। बस खाली हम पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़े जा रहे हैं ये, ठीक है।
तो निबंध में जैसे नंबर उठाओगे तो नंबर उठाने के लिए पीछे बार का हम तुमको दिखाएंगे कि हम इतना पैराग्राफ देते हैं, ये हर चीज पे हम नंबर देते हैं। वहाँ क्राइटेरिया लिखा रहेगा, शब्द पहला शब्द सीमा कितना है ना, विवर्तनिक दोष कितना तुम लोग दिया है, तब जा कर के मार्किंग बैठाते हैं। एक मार्किंग बैठाने में 1 घंटा लगता है, 1.5 घंटा लगता है पढ़ने पे। जब हम इतना मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो तुम लोग अच्छे से करना। और उस समय पीछे बार याद है हम दे दिए थे तो, और वहाँ पे एक गर्ल्स जो है मात्र 2 महीना पहले आई थी और वो टॉप कर गई थी। 2 गर्ल्स, तीनों गर्ल्स से टॉपर की थी, तीनों गर्ल्स से। दूसरा गर्ल्स जो है वो रोना धोना स्टार्ट कर दी, सर जो है पक्षपात कर दिए हैं। ठीक है, अरे पक्षपात हम लोग नहीं करते हैं कभी भी, बात समझ में आए ना, पक्षपात नहीं करते हैं। इसको थोड़ा सा ईगो हो गया था कि हम ज़्यादा जानते हैं, बात समझ में आए ना। और ये जैसे ही आ गया एकदम टॉप ये करके चल गई। अभी तुम ही लोग को जज बना देते हैं और तीनों कॉपी हम दिखा दे रहे हैं कि मेरा निष्कर्ष सही निकला नहीं। उस दिन मुँह फुला करके एकदम बैठ गई, रोना धोना स्टार्ट। अब ये दोनों जो है, इसको जो है एकदम 2 महीना हुआ नहीं है आई हुई, एकदम टॉप कर गई ये वो 9-13। अब ये लड़की कहती है सर अब हम पढ़वे नहीं करेंगे, रोना धोना स्टार्ट, मतलब सब रोना धोना। तो ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और देखे भी होगा तुम लोग, रिया है 2 महीना पहले, कोर्स कंप्लीट हो गया, आराम से आप पढ़ रही है कि नहीं। ये कोमल थी, तो ला रहे हैं तो हर चीज़ को जो है पहलू देना होगा और इतना नंबर लाना कि तुम लोग को प्राइज मिल सके, ठीक है। कितना दिन पहले हो गया क्लास? ये सर हो गया 1.5 साल हो गया। अभी क्या कर रहा है? परीक्षा देगा, परीक्षा अच्छा पहले दिया नहीं है? नहीं, कभी नहीं। तो 2 साल से पढ़ रहा तो तुम ट्राई नहीं कर रहे? ग्रेजुएशन होगा तब ना, जैसे अब फाइनल हो गया तो अब वो लोग अपना दे। चल, तो अब निबंध समझ में आ गया कि निबंध लिखोगे। और मान लो कि होता है तो निबंध तुम लोग जैसे लिखो, लिख करके जो है हमको दे दो टेबल पे कि सर हम अच्छा लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो हम चेक कर लेंगे और समय पे तुम लोग को जो है सब चीज़ बता दिया जाएगा। तुम जब लिखेगा तो अपना दही को कोई खट्टा नहीं कहता है, अपना दही को कोई खट्टा कहता है न कहता। तो तुम लोग जब लिखो तो लिख करके हमारे टेबल पे ज़रूर दे दो। हाँ, कितना मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी तो हमको पता चलेगा, ठीक है। बस सवेरे हुआ एकदम बैग लिए चलो कहाँ पढ़ने के लिए, ठीक है कि नहीं? बोलो ना रे। हाँ, क्या घंटा पढ़ रहा है सेल्फ? ए कोमल, काजल, हाँ हाँ 4-5 घंटा, 4 से 5 घंटा। तुम ममता रे 5 घंटा, तुम 4 घंटा। झूठ बोल रहा है 4 घंटा। अब हाँ, मम्मी तो फ़ोन की कि जब से देवघर से आया है ना तब से सर क्या पता उसको मोबाइल का लत लग गया है। तुम गे डनिया अभी नहीं पढ़। तुम प्रियांशु 2.5 घंटा, 2.5 घंटा। तुम शंकर 4-5 घंटा। रंजीत तुम 4-5 घंटा हम पढ़िए। हम अपना स्ट्रेटजी बनाते हैं, हम भी
आज जब यहाँ स्टेज पे हैं पढ़ा रहे हैं तुम लोग को, तो हम भी तो पहले स्टूडेंट ही ना होंगे, हैं? ऐसा तो नहीं भगवान हमको डायरेक्ट मास्टर बना के भेजे थे, है क्या ऐसा? नहीं, ठीक है। आदत होता है हर चीज़ का। जैसे अभी हम सुधाकर सर अभी गए थे देवघर, तो पीछे बार भी हम देवघर गए थे, और पीछे बार हम 5वां दिन में जल चढ़ाए थे, ठीक है? कितना दिन में? 5वां दिन। और इस बार हम जो है 3 दिन में जल चढ़ाए थे। दूरी भी वही है, सब चीज़ वही है, तो ऐसा क्यों? साथ देने वाला हमको मिल गया। पीछे बार जितने भी गए थे वो यंग जनरेशन वाला था, एकदम आगे बढ़ जा रहा था, हमको पीछे छोड़ दे रहा था, और एकदम लोकेशन भेजता था, भैया सर बस 2 किलोमीटर पीछे है, चले जा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है? इस बार सर जो है साथ ही नहीं छोड़े मेरा, एकदम हर जगह मेरा हाथ पकड़े रहे। अब बोल दिए जहाँ आपको आराम करने का होगा बोल दीजिएगा, एकदम आराम। 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर चलते थे सर, 2 मिनट का ब्रेक हो जाता ना तो अच्छा रहता, हाँ तुरंत रुक जाते थे, लेकिन हाथ मेरा कहीं पर भी नहीं छोड़े। और क्या किए? टारगेट लिए। अभी हम तुमको दिखाते हैं सर का टारगेट, ठीक है? ऐसे 4:15 में हम लोग जल उठाए वहाँ से। पहला दिन का टारगेट था कि यहाँ से असरगंज जाना है, और असरगंज के बाद जो है तारापुर है, और असरगंज की दूरी 11 किलोमीटर और इसका 7 किलोमीटर। पहला दिन का टारगेट था कि हमको कहाँ रुकना है? तारापुर में। टारगेट कंप्लीट। तारापुर से 2 किलोमीटर पहले हम रुक गए, मतलब एक तरीके से टारगेट कंप्लीट हो गया पहला दिन का, ठीक है? दूसरा दिन था कि हमको यहाँ से चलना है और सुइया पे जा कर के रुकना है। सुइया से 4 किलोमीटर पहले रुक गए। दूसरा दिन का भी टारगेट कवर। और तीसरा दिन ये इसका दूरी था 42 किलोमीटर, और यहाँ इधर जाओगे तो 43, जोड़ लो तो 105 किलोमीटर लगभग हो जाएगा, ठीक है? बात समझ में आया? कितना हुआ? 103 हो गया ना? हाँ तो ठीक है, 103। अब लाइन उसका अलग है पूजा का, क्लियर है? अब ये दूसरा दिन, तीसरा दिन 2 दिन तक तो हालत खराब, अब नहीं चल पाएंगे, ठीक है? यहाँ तक आने के बाद ना तुमको एनर्जी आ जाता है, ऊपर से भगवान जो है मौसम साथ दे दिए, ठीक है? एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है। सर चला जाए क्या? हाँ चला जाए। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ जो पहुँचे वो टारगेट लेकर के पहुँचे, और तुम लोग टारगेट नहीं बनाता है, नहीं समझा? टारगेट जब तक नहीं बनाएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। तब उस दिन हमको पता चला, एकदम जैसे हम लोग पढ़ते थे तो एक टारगेट ले लेते थे कि ये किताब हमको पढ़ना है और ख़त्म करना है, चाहे 2 दिन लगे कि 3 दिन लगे कि 4 दिन लगे, ख़त्म करना है तो करना है। अभी क्या होता है, तुम लोग कोई किताब, एक तो किताब खरीदता नहीं है, और गलती से यदि किताब खरीद लेता है तो पहला दिन पढ़ता है, उसके बाद फिर कभी नहीं उलटता है। अब जीवन में यही अपना कि हमको क्या लेकर के पढ़ना है? टारगेट लेकर के पढ़ना है, और जब टारगेट लेकर के पढ़ेगा तब रिजल्ट होगा। बिना टारगेट का हो ही नहीं सकता। हमको हिस्ट्री 20 दिन में कंप्लीट कर लेना, ज्योग्राफी पीटी के लिए रिवाइज कर लेना है 1 हफ्ता में। ये तभी होगा जब उस तरीके से तुम लोग किया, नहीं समझे? तो जीवन में टारगेट है ये नहीं है, बस एक जगह लक्ष्य है कि हमको क्या बनना है? ऑफिसर बनना है, लेकिन टारगेट ओरिएंटेड काम नहीं। जितना भी आदमी सिलेक्शन लेता है वो टारगेट ओरिएंटेड करता है। एक व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया, अब पुनः टॉपर बनने के लिए जो है ये एकदम दिया। एक तो उसके पास समय मिलता होगा पढ़ने के लिए, नहीं मिलता होगा, लेकिन वो टारगेट कर लेता होगा कि आज हमको जो है इतना चीज़ रिवाइज कर लेना है, आज हमको इतना चीज़ रिवाइज कर लेना है, ठीक है? तो आराम से देखो,
दूसरे बार में टॉपर। एक आदमी का रिजल्ट 4-4 बार हो जाता है और एक आदमी ऐसा बैठा है कि कभी रिजल्टे नहीं होता है। अब किस कैटेगरी में तुम लोग बैठना चाहता है इन फ्यूचर तुम लोग तय करेगा। समझ में आया? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो टारगेट लेकर के चले। देखो हम लोग सफल होकर के आ भी गए। सैटरडे को एकदम रह भी गए, दोनों जगह पूजा हो गया, देवघर में भी सुल्तानगंज में भी। उसके बाद एकदम शनिवार को रात में वहाँ रुक गए, रविवार को वहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकल गए। ठीक है कि नहीं? तो ये तो टारगेट लेकर के चले थे तब ना। और सर का तो समझ लो जो साथी थे, जो मेन बात होता है कि साथी भी डिपेंड करता है कि कैसे। अब हम थोड़ा सा क्या है कमज़ोर है, लेकिन जो हमारे साथ में हैं वो एकदम चलिए ना बस चल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग क्या करो, एकदम यहाँ आओ, क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन लिखो, हमको दो। वो सब काम तो करते नहीं। फिर आ जाएगा, हम बोल दे रहे 15 अगस्त से एक दिन पहले। आज क्या तारीख है? 6 तारीख, मतलब 10 दिन है। अच्छा 8 दिन है। ठीक है, इस पे रिसर्च करो, रिसर्च करके बेहतर लाओ। ठीक है, और दोनों क्वेश्चन जो है 800 तक, 600 से 800 तक तुम लोग को दे रहे हैं। शब्द सीमा यहाँ लिख दे रहे हैं ना, 700 से लेकर के 850 तक। मान लीजिए किसी का 900 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब निबंध कर लोगे बाबू? पक्का? ये तीनों एकदम निबंध, और 2 और देंगे, उसमें 2 और हम दे देंगे, और टोटल हो जाएगा 5। 5 में से आपका जो है कितना लिखना है? बीपीएससी में कितना लिखते हो? बीपीएससी में 2 लिखते हो, बीपीएससी में 3 लिखते हो, और यूपीएससी में कितना लिखते हो? 2। ठीक है ना? चल अब हम लोग आगे बढ़े। बेटा एक पक्का काम करो, आज से टारगेट लेकर के पढ़ाई करो। टारगेट लेकर के 2 घंटा 2.5 घंटा 4 घंटा से नहीं होगा, हमको 4 घंटा पढ़ना है। टारगेट ले लो, नहीं समझे? 5 घंटा पढ़ रही है ना, 5 घंटा में कितना चीज गेन किए ये ज़्यादा मायने रख रहा। समझ में आया ना? हम टारगेट ले लिए कि हमको 3 पेज, जैसे मान लो ये किताब है। ठीक है, टोटल पेज हम काउंट कर लिए, कितना है पेज? 72। कितना है? 72। अच्छा आज हमको इसमें ना 2 घंटा देना है। 5 घंटा में तो डिवाइड करोगे ना, 5 घंटा में 2 घंटा हमको ना 2 घंटा में केंद्रीय बजट तक कंप्लीट कर लेना है। इतना एक औसतन एक पेज पढ़ने में व्यक्ति का कितना समय? 1 घंटा लगभग 8 पेज पढ़ सकता है। हम 15-16 पेज दिए तुमको 2 घंटा में, तो क्या दिक्कत की है? देख लो। इसको पढ़ लेगा, कहानी की तरह जो होता है उसको पढ़ना थोड़ा। ठीक है। अच्छा दूसरा, मान लो हिस्ट्री पढ़ रहा है, अब याद करना है, तो पहला हिस्ट्री वाला यदि कर रहा है तो यहाँ पे देखो, पहला बार राउंड में हमको 2 पेज पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 2 पेज पढ़ना है। या टॉपिक ले लेना है, क्या चीज़? यूरोपीय आगमन। मान लो यूरोपीय आगमन में टोटल पेज हम दिए हैं 3। कितना पेज दिए हैं? 3। कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो फर्स्ट राउंड। सेकेंड राउंड में अंडरलाइन करो कि ये चीज़ हमको समझ में नहीं आया है, ये अंडरलाइन कर लिए। थर्ड राउंड में कि ये पीटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, थर्ड राउंड में इसको घेर दो।
नहीं समझे? तब क्या करेगा कि जब तुम लास्ट में इसका रिवीजन करेगा तो तुम्हारा नज़र कहाँ जाएगा? अच्छा, ये सभी चीज़ तो हमको याद है, ये वाला चीज़ हम भूल गए हैं। पहला बोध संगति कहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला का अध्यक्ष, दूसरा का, तीसरा का, शासन काल में हुआ था। अशोक के काल में होता ये अध्यक्ष थोड़ा था। अध्यक्ष हम पूछ रहे हैं ना, ये लोग अध्यक्ष भी अध्यक्ष कौन था पहला का? नौकरी अध्यक्ष नहीं आया, बाकी का शासन किसके में हुआ था वो याद है। अच्छा, अध्यक्ष का है नहीं याद है? बहुत बार प्रयास किए लेकिन भूल जाते हैं यार। अच्छा, ओहो, उसका एक ट्रिक भी बनाए थे लेकिन अभी वो ट्रिक भी आती है। पापा कोई बताएगा, कोई बताएगा? अरे पहला का कौन था? पहला का महाकश्यप, दूसरा का शवाकामी, ठीक है, तीसरा का मोगली पुत्र गोसाल, और चौथा का वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष, ठीक है। तो थोड़ा सा उस दिमाग में चलते रहे। अर्ली मॉर्निंग जैसे उठो ना, आज दिन भर क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करो, उसको रिकॉल करो। ऐसे वो सब तो नहीं करता, जो रियलिटी है, ठीक है। पढ़े हम भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, भूत के तरह। बस 2 घंटा 2.5 घंटा पढ़ लेता है तो तुम लोग का जो एकदम छाती एकदम ये हो जाता है, है भी देखो रे, मार करके फेंक देंगे गंगा में, वहाँ दफनाना भी नहीं पड़ेगा, सीधे एकदम। आज से गांठ मान लेगा, पहला क्या करेगा, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ोगे, दूसरा जो कम दिया जा रहा है उसको करोगे, करोगे बोलेगे मैया, ठीक है। नहीं और कुछ काम है रे, तुम कहाँ से आया है? नहीं घर कहाँ है तुम्हारा? बोल रहा सहरसा से पढ़ने के लिए, तो पढ़ने छोड़ करके और कोई काम है? झाड़ू पोछा लगाना है, ठीक है। तुम भी पढ़ने के लिए ना आया है, हैं? तुम कहाँ से आई है? तो यहाँ क्या करने? पढ़ने ही ना आई है तुम रे? कटिहार से क्या करने के लिए आई है? पढ़ने के लिए आई है। और कोई काम है क्या? खाना हम नहीं बनाते हैं, खाना हम भी बनाते हैं, ठीक है। खाना बनाते हैं, ठीक है, खाते हैं। आज तुमको देख रही है क्लास कितना साफ सुथरा लग रहा है ना? अर्ली मॉर्निंग एकदम 5:30 बजे हम बेड छोड़े हैं, और ऑफिस से ले करके एकदम सब जगह झाड़ू पोछा एकदम। मेरे पास कोई हैंड नहीं है। उसके बाद पूजा पाठ करके हम क्लास लेंगे, फिर तुम लोग के जाने के बाद फिर क्लास होगा, ठीक है, वो अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर खाना बनाओ, फिर 3 बजे से फिर क्लास लो, ठीक है। और उसके बाद 7 बजे से अब ऑनलाइन। उसके बाद इतना आया गया उसका, ठीक है। तुम लोग से ज़्यादा करते हैं, लेकिन तुम लोग जो है कुछ नहीं करता है। तुम लोग का सिर्फ एक ही काम है, खाना बनाना, पढ़ना, यही ना काम है। और तीसरा भी काम है, भगवान के दया से खाना तो बना बनाया तुमको मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है। हमको तो वो भी नसीब नहीं हो रहा,
हंसती है। आज हमको कोई निमंत्रण मिला है, आज हमको हाँ खाना का निमंत्रण मिला है कि शाम में सर देंगे, तो आज क्या करेंगे, हम भी दिन भर भूखे रहेंगे। ठीक है, कोई निमंत्रण ही नहीं देता है हमको। हमीद का तो पूछवे मत करो। चले आगे बढ़े। आगे अब हम लोग आते हैं अर्थव्यवस्था में। हम लोग नेशनल इनकम देख रहे थे। क्या देख रहे थे? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम जब हम लोग देख रहे थे तो बेटा यहाँ तक में पहला चीज़ हम लोग नेशनल इनकम में देखे थे इनका घटक। घटक में हम लोग इसका प्राथमिक क्षेत्र देखे, द्वितीयक क्षेत्र देखे, तृतीयक क्षेत्र देखे। ओके, बोलो हाँ ना, देखे कि नहीं? फिर नेक्स्ट हम इसकी गणना देखे थे, और गणना में ये किसके माध्यम से करता है? तो 4 माध्यम से करता है, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। और ये 4 तरीके के फॉर्मूला से हम लोग क्या किए थे? 7 तरीके से हम लोग नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। और नेशनल इनकम फाइनली रूप से, अंतिम रूप से ये होता है एनएनपी। लेकिन सरकार जो दिखाती है वो जीडीपी में दिखाती है, एनडीपी में दिखाती है। लेकिन यहाँ तक तुम पहुँचा दो तो ये तुम्हारा रियल होगा, ये तुम्हारा वास्तविक क्या होगा? राष्ट्रीय आय होगा। और इसमें हम लोग 7 तरीके से बताए थे, और इनको ये भी बताए थे कि 2 तरीके से निकालेंगे, या तो फैक्टर कॉस्ट के माध्यम से निकालेंगे या तो मार्केट प्राइस से निकालेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? इस प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या हम लोग लिए थे? कृषि, कुक्कुट, मत्स्य पालन और वानिकी, ये सभी चीज़ को लिए थे। द्वितीयक में क्या लिए थे? खनन, उत्खनन, निर्माण, विनिर्माण, बिजली, गैस और जलापूर्ति। और तृतीयक में क्या लिए थे? होटल, परिवहन, फाइनेंशियल सेक्टर, सामुदायिक सेवा, व्यक्तिगत सेवा, ये सभी को हम लोग लिए थे। ठीक है, ये तीनों चीज़ का घटक हुआ। गणना हम लोग ये किए थे, और ये 7 तरीके से हम लोग निकाले थे। और 7 तरीके से निकालने के लिए जीडीपी किसको कहते थे हम लोग? सिंपल बोल दो तो हमको। फिर वही बात, जीडीपी मतलब एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, हाँ, वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य तक जीडीपी कहलाएगा। कहाँ का कहलाएगा? ये है ना, एक भौगोलिक सीमा के अंतर्गत। वो भौगोलिक सीमा किसी भी देश का हो सकता है। तो भारत का यदि जीडीपी करेंगे तो भारत में रह रहे भारतीय तथा भारत में रह रहे विदेशी। क्लियर है? ये दोनों चीज़ को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली एनडीपी निकाले थे, तब हम लोग क्या किए थे? माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस ह्रास कर दिए थे। तो यही जीडीपी हमको एग्जैक्ट एनडीपी में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया। उसके बाद जीएनपी आ गया कि यहाँ हम लोग भारतीय को कनेक्ट कर रहे थे, चाहे इंडिया में रहे कि बाहर रहे। अब ये यहाँ से माइनस डेप्रिसिएशन कर दिए थे, तो हमको फाइनली क्या निकल करके आ गया था? एनएनपी। कोई दिक्कत? और एनएनपी को ही हम लोग साइलेंट कर दिए थे। और इसका 7 फार्मूला हम लोग, यदि एनएनपी फैक्टर कॉस्ट को जिससे पूछेंगे एनएनपी मार्केट प्राइस में करेंगे, तब क्या करना होगा? मार्केट प्राइस में करेंगे तब क्या करना होगा? क्या करेंगे? प्लस ह्रास माइनस टैक्स। अच्छा, प्लस टैक्स माइनस और माइनस ह्रास करेंगे। जैसे सब्सिडी जो है उसमें से घटाएंगे, जैसे प्लस होता है प्लस ह्रास। हाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, और कुछ करना है? यहाँ एनएनपी आ रहे हैं ना, यहाँ जा रहे हैं, तो ह्रास हमको करना है? नहीं करना है। जब यहाँ से इधर जाते तब हम लोग करते, है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद
NNP तुम तो चाहबे करता है, NNP फैक्टर कॉस्ट है, फैक्टर ए कॉस्ट है, और इसको हम लोग GNP फैक्टर कॉस्ट में लाएंगे, तब क्या करेंगे बोलो? प्लस डेप्रिसिएशन, प्लस हरास कर देंगे इसे। प्लस हरास कर देंगे, और कुछ करेंगे? प्लस हरास करेंगे, हाँ इसमें प्लस हरास करेंगे। बस यहाँ से हम लोग कहाँ गए हैं? यहाँ गए हैं, तब प्लस क्या कर देंगे? हलास। और जब यहाँ से हम लोग इधर जा रहे थे तब क्या कर देंगे? माइनस हरास। क्लियर है ना? ठीक है, कोई दिक्कत? चल, अब हम लोग आते हैं, और इसका हम लोग एक फॉर्मूला भी दिखा दिए थे कि सरकार कैसे कैसे निकालता है। अब यदि ऊपर हम बोलेंगे कि विकास दर, तुम लोग सुनता होगा कि इस बार विकास दर मेरा इतना है 8.6% या 9.5%, 6.5 है ना? सुनता होगा। तो ये विकास दर कैसे निकाला जाता है? कंपेयर करके। किसको कंपेयर करेगा? पिछले वाला जो पिछला और अभी वाला है और जो वर्तमान है उन दोनों का माइनस करके कंपेयर किया जाता है। अच्छा, और 2 साल पीछे वाला, और स्टार्ट डालो, लिखो तो। अच्छा, एक चीज बता देना हमको, विकास दर जब भी बताया जाता है तो किस पे बताया जाता है? NNP पे बताया जाता है कि GDP पे बताया जाता है? GDP पे। हमेशा याद रखना, सरकार जो भी काम करे वो किस पे करेगा? GDP पे। ठीक है, तब विकास दर तो यहाँ रखना, वर्ष के अंत में GDP, वर्ष के अंत में GDP फैक्टर कॉस्ट पे, माइनस वर्ष के प्रारंभ में, वर्ष के प्रारंभ में GDP फैक्टर कॉस्ट में, बटे वर्ष के प्रारंभ में GDP फैक्टर कॉस्ट। GDP, हाँ, यही फॉर्मूला होता है। हाँ, विकास दर का वर्ष के अंत में GDP माइनस वर्ष के प्रारंभ में GDP बटे वर्ष के प्रारंभ में GDP। और ये सभी GDP किस में जा रहा है बाबू? फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस में नहीं। गुना 100, तो क्या करेंगे सर? क्या बोले? तो क्या करेंगे? विकास दर निकालेंगे। गुना 100, क्या निकले? याद हो गया? यदि यही फॉर्मूला दे देगा विकास दर निकालने के लिए तो तुम लोग क्या कहोगे कि विकास दर निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला? वर्ष के अंत में GDP माइनस वर्ष के प्रारंभ में GDP बटा वर्ष के प्रारंभ में GDP गुना 100। ठीक है, अब एक एग्जांपल लिखो। यदि 1 अप्रैल 2022 को यदि 1 अप्रैल 2022 को, अभी कौन सा महीना साल चल रहा है? 25 चल रहा है, लिख दो वहाँ 23। हाँ, 1 अप्रैल 2023 को भारत के साधन लागत पर
साधन लागत पर सकल घरेलू 600 अरब डॉलर था। घरेलू उत्पाद, हाँ। घरेलू उत्पाद सकल घरेलू था जो 31 मार्च 2024 को 651 अरब डॉलर हो गया। तो 2023-24 में 2023-24 में भारत का विकास दर क्या होगा? 8.5। कैसे निकालू रंजीत? ना, अभी का विकास दर निकालो। हाँ, अभी का विकास दर कितना होगा बाबू काजल? 6.5%। कब का? 2024। 24-25। देखो कैसे किए हम लोग बाबू। ये देखो वर्ष के अंत में कितना है? 651। वर्ष के प्रारंभ में कितना है? 600। और वर्ष के प्रारंभ में कितना है? 600 गुना कितना है? 100। तो ये मतलब हो गया 51/6। हाँ 6 कर देते हैं, ये दोनों कट गया है ना। तो इसको कितना हो गया? 8.5। तो विकास दर कितना हो गया तुम्हारा? 8.5। अब यदि तुम्हारा भारत का अभी विकास दर कितना है? अभी भारत का विकास दर कितना है? 6.5। तो कैसे निकाला होगा? तो क्लियर तुमको पता चल गया। ठीक है, अभी तुमको क्वेश्चन दे देगा कि सिंपल कि विकास दर कैसे निकाला जाता है या विकास दर की गणना कैसे की जाती है, तो आराम से बता दोगे। उसके बाद यह भी बता दोगे कि विकास दर अभी कितना है, तो वो भी बता दोगे। क्लियर है? चल अब ऊपर में आ जाइए। यदि तुमको प्रति व्यक्ति आय पूछे, क्या पूछे? प्रति व्यक्ति आय, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। और राष्ट्रीय आय जितना भी होगा वो दे देना, बटे जनसंख्या जितना भी है वो दे देना, और डिवाइड कर देना, प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। यदि एक राज्य का भी निकालना है तो तुमको राज्य का जनसंख्या पता होना चाहिए। जैसे बिहार का जनसंख्या कितना है मान लो? अभी 13। 11 के जनगणना के अनुसार कितना हम लिख? 10,44,99,452। कितना है? 13 करोड़ ही बता, 12 करोड़ कुछ लाख है सर। अरे भैया
2011 के अनुसार पूछेगा। 10,44,00,000। हाँ, 99,000 अभी 2021 में जनगणना नहीं हुआ है। हाँ, बस अभी जो है ऑथेंटिक डाटा नहीं है, मोहर नहीं लगा है सरकार का, ठीक है। बढ़ रहा है होगा जनसंख्या, लेकिन हमको 11 का रखना है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और उसका जनसंख्या से हम डिवाइडिंग कर देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमारा यहाँ हो जाएगा। ओके, क्लियर है। अब राष्ट्रीय आय, ऊपर हेडिंग दे दीजिए, राष्ट्रीय आय के विधि के आधार पर अर्थव्यवस्था। कौन सा हम लोग मेथड इस पे प्रयोग करेंगे? मेथड कि कौन सा मेथड, जैसे मान लो हम लोग 3 सेक्टर में डिवाइडिंग किए थे, प्राइमरी, दूसरा टर्सरी और तीसरा सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। अब इसमें कौन सा हम लोग मेथड लगाएंगे? तो इस मेथड में हम लोग 3 मेथड लगाते हैं। अब तुम लोग खुद ही बता देगा हम लोग को। एक यदि हम बोलेंगे उत्पाद विधि, दूसरा आय विधि और तीसरा व्यय विधि। ये बात समझ में आया क्या? ये बात समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये बात नहीं आया तुमको? यदि मान लो हम तुमको बोलेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में कौन सा मेथड प्रयोग करेंगे, आय विधि करेंगे कि व्यय विधि करेंगे कि उत्पाद विधि करेंगे, तो प्राइमरी इसका मतलब क्या हो गया? कृषि में जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे अनुमान लगाएंगे? कि खेत देख करके अनुमान लगाएंगे? नहीं। बात समझ में आया? ये हो गया। अच्छा, सर्विस वाला में हम लोग जाते हैं, तब उसमें कौन सा सेक्टर लगाएंगे? व्यय विधि। बात समझ में आया ना? तो अब तुमसे यहाँ प्रश्न पूछ देगा किस पे कौन सा मेथड हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, तो नंबर 1 अब यहाँ पे डालो, पहला, हाँ किस में? सेवा वाला में पहले हम लोग क्या करते हैं? सर्विस वाला में आय ही होगा। सर्विस वाला में आय कि कितना हम लोग सेवा कर रहे हैं और उसके बदले में हमको क्या आ रहा है, ठीक है। अभी सब क्लियर हो जाएगा। पहला हम लोग देखते चलो, तो पहला वाला में हम लोग प्राथमिक क्षेत्र हम लोग लिखे, प्राथमिक क्षेत्र लिखे। प्राथमिक क्षेत्र में तुम लोग बताओ तो कौन सा विधि प्रयोग होगा? उत्पाद विधि। उत्पाद विधि। दूसरा क्या है? द्वितीयक। अब द्वितीयक में बताओ, द्वितीयक में बताओ कौन सा होगा? आय विधि। उसमें मैन्युफैक्चर करेंगे या कोई सामान बनाएंगे, उसको बेच के जो आय आएगा उससे पता चलेगा, आय विधि। और इनकम हो। हाँ, कोई सामान जैसे तुम बनाया, हाँ, द्वितीयक। अच्छा, द्वितीयक में क्या क्या था बाबू? खनन एवं उत्खनन था, बोलो। ठीक है, एक। दूसरा क्या था? विनिर्माण। निर्माण और विनिर्माण। विनिर्माण, ठीक है। और तीसरा क्या था? बिजली था इसमें। निर्माण। निर्माण और विनिर्माण। चौथा क्या था? बिजली, गैस और जलापूर्ति। बिजली, गैस और जलापूर्ति, यही है ना?
अब जिससे हम पूछते चलेंगे वो हमको बताते चलोगे। बाबू, खनन और उत्खनन में कौन सा विधि प्रयोग होगा? कौन सा विधि? खनन उत्खनन वाला में थोड़ा सा हमको डाउट है। गूगल पे खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में देगा। नहीं हो, उस दिन तक किताब दिखाई ना। किताब में दिया लेकिन गूगल पे गलत दिखा रहा है। हाँ, गूगल तो आप ही और हम न लिखते हैं। खनन वाला जो दिखा रहा है प्राथमिक क्षेत्र में दिखा रहा है। अच्छा, खनन को हम प्राथमिक में भी लेंगे तो इसका मतलब है कि खनन और उत्खनन किस सेक्टर में, मतलब कौन सा विधि प्रयोग करेंगे? प्राथमिक में लिए में तो उत्पादन करेंगे ना सर, उत्पाद विधि। खनन और उत्खनन मतलब समझे कि यहाँ जैसे हम लोग कोयला है सपोज करो, तो कोयला का अभी हम लोग बोलते हैं कि झारखंड में भंडार है कि छत्तीसगढ़ में भंडार है, तो जब तक हम प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे नहीं तब तक हम लोग इनकम बना सकते हैं नहीं ना। तो खनन उत्खनन में कौन सा विधि प्रयोग होगा? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कौन सा? उत्पाद विधि। कौन सा? आय विधि। आगे भैया आय तो बाद में ना होगा जब तक हम लोग उत्पाद ही नहीं करेंगे। उत्पाद तो सर प्राथमिक में आप लिखवा है ना। तो कोई जरूरी है यहाँ नहीं होगा? जब द्वितीयक में हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे हैं, सपोज कीजिए क्या चीज़, पहला क्या है? खनन और इसमें हम लोग कोई चीज़ का खनन कर रहे हैं या उत्खनन कर रहे हैं, जब तक हम लोग उसका उत्पादन नहीं करेंगे कि 1000 टन कोयला जब तक निकालेंगे नहीं तब तक पैसा गणना कैसे कर लेंगे हम? ये तो अंदर में है ना माइनिंग अंदर में है, तो कितना है आपको पता है? नहीं है। तो वो कब पता चलेगा? जब हम उसका क्या करेंगे? उत्पाद करेंगे। तो पहला इसमें हम लोग कौन सा विधि लगाएंगे? उत्पाद विधि। यही प्रश्न देगा जो गलत करके आई। ठीक है। अब यहाँ पे विनिर्माण है, तो विनिर्माण में दो तरीके से होता है, एक होता है रजिस्टर्ड और एक होता है अनरजिस्टर्ड। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं पंजीकृत और एक को लिखते हैं अपंजीकृत। अब बोलिए, यदि विनिर्माण सेक्टर में यदि कोई पंजीकृत है तो यहाँ पे कौन सा विधि प्रयोग होगा? रजिस्टर्ड। हाँ, सेकंड। इसमें कौन सा प्रयोग करेंगे? उत्पाद, आय, व्यय, क्या करेंगे? आय व्यय करेंगे इसमें सर, उत्पाद में पंजीकृत में क्या करेंगे? आय विधि। अच्छा, पंजीकृत में आय विधि और अपंजीकृत में? अपंजीकृत में भी सर आय। अपंजीकृत क्लियर नहीं हो पा रहा सर कि क्या इसमें ऐड करेंगे। सपोज कीजिए हम कोयला उत्पादन कर दिए, इसका मतलब पहला वाला में तो हम क्या किए? उत्पाद कर लिए। उत्पाद करने वाले के बाद आप लोग देखते होंगे कि हम 1000 टन कोयला प्रोडक्शन किए, ओके, तो BCCL के थ्रू वो कोयला रजिस्टर्ड है कि ये कोयला बेचेगा, ओके। तो इसका मतलब पहला वाला में जब रजिस्टर्ड हो गया तो वहाँ कौन सा प्रयोग करेंगे हम लोग? उत्पाद विधि। उत्पाद हुआ तब ना हम उस पर आय में जाएंगे, ठीक है। ये हो गया उत्पाद विधि, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, यदि वो अनरजिस्टर्ड है, कभी तुम लोग कोयला देखता है साइकिले पे जो है 5 कुंटल उठा लिया है, इसका मतलब क्या है? वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। तब वहाँ पे क्या करेंगे? आय से हम लोग उसका निकाल लेंगे कि 5 कुंटल कोयला लेकर के गया है, ठीक है। तो यहाँ अपंजीकृत में क्या आ जाएगा? आय विधि। ये समझ में आया कि नहीं? मान लो कोई चीज़ तुम बना रही है, सपोज करो हम हैं और ये रंजीत है। कौन है? हम हैं, रंजीत है, ठीक है। और हम क्या है? रजिस्टर्ड है, GST फॉर्म सब फिलअप करते हैं, और ये जो है कुछ नहीं करता है, ये चोरी वाला काम करता है। तो ये भी तो लास्ट में पकड़ा जाएगा ना। लास्ट में पकड़ाएगा कब? जब हम इसका आय देखेंगे। नहीं समझे? इतना आय आया कहाँ से? अच्छा, तो ये कोयला का माफिया है, ठीक है। कोयला का क्या है? ब्रोकर है। अच्छा, तब ये पता चला कि अच्छा इतना माल का ये सप्लाई किया था। तो इसका हम क्या विधि प्रयोग किए? आय से, क्योंकि ये क्या था?
अनरजिस्टर्ड था, और हम क्या थे, रजिस्टर्ड थे। रजिस्टर्ड मतलब हमको 1 कुंटल कोयला था, हम बेचे, तो उत्पाद हम किए तो हम बेचे। नहीं समझी? ऐ लड़का, गया दिमाग में रे? Yes, sir. शंकर तुमको? ऐ पुष्पा, पक्का? चलो अच्छा, निर्माण। निर्माण में कौन सा विधि होगा? निर्माण में तो यही होगा सर। नहीं सॉरी, आय व्यय, क्योंकि निर्माण करेगा उसके बाद बेचेगा तो आय व्यय। निर्माण में कौन सा होगा? आय विधि। आय विधि। उत्पाद हो अच्छा, किसी चीज का निर्माण हो। इसको हम बना रहे हैं, इसको हम बना रहे हैं। बनाने के लिए इसका मतलब इसमें तो 4-5 पार्ट लगा होगा, तो इसको हमको खरीदना ना होगा, हैं? तब ना ये निर्माण होगा। हाँ, तो निर्माण में हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, तो निर्माण में कौन सा लगे? विधि हो गया पहले। ये सिर्फ व्यय लगेगा। क्या लगेंगे? जितना चीज खरीदेंगे तब ना हमारे पास बनेगा। तो मैया इसको बनाने में खाली हमको व्यय करना होगा। तो बी निर्माण में कौन सा विधि? व्यय विधि। सॉरी, निर्माण में। अब बी निर्माण में 2 रहेगा, एक रजिस्टर्ड रहेगा, दूसरा अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड यदि रहेगा तो वहाँ उत्पाद विधि, और अरजिस्टर्ड रहेगा तो वहाँ आय विधि। जबकि निर्माण में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? व्यय विधि। क्या हुआ कोमल, काजल? तो पहले बनाएंगे तब ना आएगा, अब बनाएंगे ही नहीं तो नहीं समझी? पहले बनाएंगे तब ना, हम नहीं बनाएंगे। तुम कुछ करेगी बनाने में, तो पहले हमको व्यय ही लगा। ठीक है, तो कौन सा विधि का प्रयोग? इसको बनाने में लाए हम फैक्टर कॉस्ट में ना निकालेंगे, तब बनाएंगे इसको। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। निर्माण कर रहे हैं तो खर्च कर रहे हैं, पॉकेट से हम खर्च कर रहे हैं। और तुमको हम बोले थे, यदि हम कोई भी चीज़ का निर्माण करेंगे, यदि टाटा यदि बना रहा है तो क्या चाहिए? लैंड चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद लेबर चाहिए, और उसके बाद कैपिटल चाहिए। और ये इसका मतलब हर जगह तुम्हारा क्या हो रहा है? लैंड में व्यय हो रहा है। बोलो ना, है ना? यहाँ पर भी व्यय हो रहा है, यहाँ पर भी व्यय हो रहा है, और यहाँ पर भी व्यय हो रहा है। व्यय होगा तब ना हमको पता चलेगा कि इसको बनाने में हमको 10 रुपया खर्चा हुआ, अब मार्केट में हम इसको कितना में बेचें, तब बाद में हम इनकम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? समझे क्या? हाँ। अब चौथा क्या था? बिजली गैस जलापूर्ति। इसमें कौन सा विधि प्रयोग होगा, बता दो तो? उत्पाद। बिजली का उत्पादन करेंगे। अच्छा, और सर्विस देंगे घर घर तक। आय विधि होना चाहिए सर। क्या? बिजली गैस सब में कुछ नहीं, सीधे आय पे हम लोग जाते हैं कि कितना आया। ठीक है ना? ये सरकारी वाला चीज़ हो गया, रजिस्टर्ड वाला हो गया। और रजिस्टर्ड वाला जैसे ही हम लोग गए तो यहाँ हम लोग सीधे इनकम में इसको कन्वर्ट कर देंगे, मतलब आय वाला विधि। कितना आय आया। ठीक है? अच्छा, द्वितीयक तृतीयक में क्या था बाबू? तृतीयक में सेवा। सेवा में हम लोग क्या लिख सकते हैं? परिवहन लिख सकते हैं, संचार, व्यापार आदि आदि आदि। अब यहाँ पे कौन सा विधि हम लोग प्रयोग करेंगे? आय, व्यय या उत्पाद। तो यहाँ पर भी हम लोग सीधे आय करेंगे, इनकम से हम लोग पता कर लेंगे। यदि कोई व्यापारी है, तुम्हारा इनकम ही डायरेक्ट हम देख लेंगे। ठीक है, तुम्हारा इनकम ही देख लेंगे।
हो गया? साइंस का क्लास सब तृतीयक क्षेत्र में कितना आएगा? सब आएगा। सब तृतीयक में आए। क्या बोलो, यहां तक गया दिमाग में? हाँ? अब ऊपर हेडिंग दे दीजिए, उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, हाँ उत्पाद विधि। इस विधि को इस विधि को शुद्ध उत्पादन विधि, शुद्ध उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि भी कहते हैं। मूल्यवर्धित, वैल्यू एडेड मेथड कहते हैं। इस विधि के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में एक वर्ष की अवधि में किसी अर्थव्यवस्था में अव्यवस्थित सभी उत्पाद को अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर होता है। इसमें जीएनपी के मदों को जोड़ा जाता है। हो गया? कोई दिक्कत? चलो व्यय विधि, पहले आय विधि। इसके एग्जांपल भी लिखेंगे क्या? वो तो जितना भी हमारा आ गया, जितना भी है, जहां जहां उत्पाद है वो सभी को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आय विधि। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादित वस्तु या सेवा के मूल्य के समतुल्य होती है, मूल्य के समतुल्य ही आय भी सृजित हो जाती है।
अतः हम सभी आयों का योग कर ले तो आंकड़े भी सारे उत्पाद मूल्य के बराबर हो जाएंगे। आंकड़े भी सारे उत्पाद मूल्य के समान हो जाएंगे। को दिक्कत? मतलब उत्पाद जितना भी किए वो सभी को हम लोग क्या चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं? आय में कर देंगे, और यदि आय आया तो उसको भी हम लोग फिर से उत्पाद में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? रंजीत गया? यस। चलो, व्यय विधि। इस विधि को व्यय विधि या बचत विधि भी कहते हैं। बचत विधि भी कहते हैं। एवं उपभोग को विनियोग विधि के नाम से भी जानते हैं। विनियोग विधि के नाम से भी जानते हैं। यह विधि इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय दोनों समान हैं। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय दोनों समान हैं। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे इसी में। यह देश के लोगों द्वारा एक वर्ष में जो व्यय किया जाता है, उसका योग राष्ट्रीय आय होती है। उसके साथ ही सरकार पारिवारिक क्षेत्र, अन्य क्षेत्र आय और व्यय के बीच
समायोजन करने की व्यवस्था, समायोजन करने की व्यवस्था समायोजन करने की व्यवस्था व्यय विधि कहलाती है, व्यय विधि कहलाती है। व्यय विधि के आधार पर पैराग्राफ चेंज कर लेंगे, आधार पर व्यय विधि के आधार पर यहाँ देखेंगे अर्थव्यवस्था के दो स्वरूप होते हैं, दो स्वरूप होते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था। इसको क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं, इसको ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी खुली अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत है बाबू? यदि बंद अर्थव्यवस्था बोलेंगे तो बंद अवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, सरकार की भूमिका नहीं के बराबर होती है। और खुली अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका होती है, सरकार की भूमिका होती है। अच्छा, अभी के समय में बताइए तो कोई देश है ऐसा है जो क्लोज्ड इकोनॉमी को अपना रहा? हाँ, साउथ कोरिया। एक एक्सेप्शन में, उदाहरण के स्वरूप में बंद अर्थव्यवस्था को कौन अपना रहा है ना? लिख लीजिए, दक्षिण कोरिया को बंद अर्थव्यवस्था के रूप में रखा जाता है। अपवाद है, आज के दिन में कोई भी देश जो है बंद अर्थव्यवस्था नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन के तौर पे तुम किसको रखना बाबू? दक्षिण कोरिया। क्लियर है? साउथ, साउथ, दक्षिण कोरिया। हाँ, किम जोंग उन। उत्तर कोरिया है सर, नॉर्थ कोरिया है। जहाँ पे सर डिक्टेटरशिप चलता है, हाँ, डिक्टेटर। फोटो लगाना होता है। हाँ हाँ, उत्तर कोरिया है सर, नॉर्थ कोरिया। अच्छा ठीक है, कोरिया है ना? हो गया, नॉर्थ कोरिया। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मतलब वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, ठीक है ना? वो ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। ये कितना आबादी है उसका? कितना आबादी? उसका ज़्यादा नहीं है सर, आबादी का तो कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहे। 5-6 करोड़। 5-6 करोड़? ये भागलपुर के जनसंख्या के बराबर है। 2.65 करोड़ सर। हाँ, 2.65 करोड़। तब हाँ, तो भागलपुर के बराबर है, ठीक है। यदि हमारा भागलपुर मिल जाए, मुंगेर मिल जाए 2 प्रमंडल, तो हमारा तो हो गया उसका जनसंख्या, ठीक है, नहीं हो गया, ठीक है। तो हाँ, क्या बोले? हाँ, ए बाबा क्या हुआ? हाँ, वो अपवाद स्वरूप बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अच्छा, आ जाइए, बंद अर्थव्यवस्था में, बंद अर्थव्यवस्था में 2 स्वरूप आपको मिल जाएगा। एक को हम लोग बोलेंगे द्विक्षेत्रीय, द्विक्षेत्रीय, और
इसको बोलेंगे त्रिक्षेत्रीय। त्रिक्षेत्रीय, ठीक है। द्विक्षेत्रीय में मतलब क्या हुआ बाबू? द्विक्षेत्रीय में यदि जाएंगे तो यहाँ का आदमी खाली उत्पादन करेगा और उपभोग करेगा, मतलब उगाएगा और खाएगा, ठीक है। उत्पादन और उपभोग करेगा, उपभोग, कंज्यूम, प्रोडक्शन और कंज्यूम, उत्पादन और उपभोग करेगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे डिनोट करते हैं हम लोग थोड़ा सा। यदि y इजकल टू नेशनल इनकम, यदि हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ओके, y राष्ट्रीय आय से डिनोट करेंगे, और उत्पादन वाला, उपभोग वाला को हम लोग क्या लिखेंगे? C, कंज्यूम, उपभोग, और S मतलब सेविंग, सेविंग मतलब बचत, बचत होगा, ठीक है। बात समझ में आया? और हाँ, कंज्यूम। ऐस मतलब क्या हो गया? सेविंग, बचत ही करेगा, जितना खाने पीने के बाद बचता है वो तो बचते ना होगा, ठीक है। अब जब यहाँ पे थोड़ा सा रोल हो जाएगा किसका, तो जब इसमें सरकार की भूमिका आएगी तब ये जी, है ना, सार्वजनिक व्यय में, सार्वजनिक व्यय में हम लोग खर्च करेंगे, या हम लोग टी में इसको टैक्स लेने लगेंगे जब सरकार की भूमिका आएगी तो। नहीं समझे? जब सरकार का उसमें पहल लगेगा तब हम उससे क्या लेंगे? टैक्स लेंगे, ठीक है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था में टैक्स तो नहीं लगेगा। जैसे कोई मंदिर हम बना रहे हैं, ठीक है, तो कभी तुम लोग नहीं देखता है लिखा रहता है सार्वजनिक दुर्गा मंदिर है, ये तुम्हारा है नहीं, वो सभी कोई मिला करके क्या किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको रोड बनाना है, कहाँ पे? नॉर्थ कोरिया में रोड बनाना है, सब कोई मिल करके पैसा लगाए, रोड बना दिए। उसमें गवर्नमेंट का भागीदारी तो होगा थोड़ा मोड़ा। जब गवर्नमेंट का भागीदारी हो जाएगा तो टैक्सो लेगा। वो यदि पैसा तुम्हारे ऊपर खर्चा कर रहा है तो तुमसे क्या लेगा? टैक्स लेगा। नहीं समझे? तो ये चीज़, कोई दिक्कत? वहाँ पे टैक्स नहीं लेता है। हाँ लेता है, तो उसको अभी हम लोग सार्वजनिक व्यय में रखेंगे लेकिन टैक्स नहीं रखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे द्विक्षेत्रीय में यदि तुमसे पूछा कि राष्ट्रीय आय होगा, तब यहाँ y इजकल टू C प्लस S लिख सकते हो, हाँ या ना बोलो। यस, द्विक्षेत्रीय हो जाएगा। बोलो, द्विक्षेत्रीय में कोई दिक्कत है? अच्छा, S मतलब क्या है बाबू? सेविंग। और ये सेविंग को हम लोग इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो y इजकल टू C प्लस I लिख सकते हैं, यस और नो? इन्वेस्ट, जो तुम बचत कर रहा था, ए लड़का, जो बचत कर रहा था तो फुचिए में रखा रहेगा कि उसको खर्चो करेगा? इन्वेस्ट में लगाएंगे हम, बदले में सरकार हमको क्या देगी? कुछ पैसा दे दे। हाँ, एफडीए कमाए, एफडीए कमाना। तो बोलो तो गया कि नहीं दिमाग में? ये टी क्या है बाबू? टैक्स है। और टैक्स लेकर के तुमसे ही हम लोग सार्वजनिक व्यय में खर्चा करेंगे ना, ठीक है। सार्वजनिक व्यय करेंगे, जैसे मान लो यहाँ से हम टैक्स लिए, टैक्स लेकर के इसी का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, ओके। त्रिक्षेत्रीय में क्या होता है? थोड़ा मोड़ा सरकार का भूमिका रहता है। बंदे अर्थव्यवस्था में यहाँ सरकार की भूमिका होगी, सरकार की भूमिका होगी।
सर क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी में भी दो टाइप का होता है, एक द्विक्षेत्रीय और तीन क्षेत्रीय। द्विक्षेत्रीय में क्या हो गया कि जहां पे हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, उपभोग और उत्पाद कर रहे हैं। लेकिन द्विक्षेत्रीय में हम ये त्रिक्षेत्रीय में क्या बोले कि अब यहाँ रोल सरकार की आ जाएगी। इतना देश में सिर्फ एक ही देश है जहाँ एक्सेप्शन लिया जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे क्यूबा, नहीं क्यूबा में नहीं है, क्यूबा तो बहुत सामान आता है ना यहाँ, हम लोग यहाँ सिगार तिगार सब आता है ना, क्यूबा का आता है, ले लेता है। लेकिन एक क्यूबा का चलता था, वो जो सरकार था ना, वो क्या तो नाम था उसका, बहुत दिन तक डिक्टेटरशिप चलाया था, ठीक है। अब त्रिक्षेत्रीय में आएंगे बाबू, तो तुम ही लोग बोलना था, यहाँ का y इजकल टू सी प्लस एस होगा, बोलो बोलो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस जी हो जाएगा, जी मतलब टैक्स हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, y इजकल टू सी लिख सकते हैं, s को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, i में, और i यहाँ t को जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, g लिख सकते हैं, बोलो ना रे। ये जो g हटा दो, यहाँ से g हटा दो, तुमको कंफ्यूज होगा। टैक्स, सरकार तुमसे क्या लिया, टैक्स लिया, और टैक्स तुम पे क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। तो y इजकल टू यहाँ क्या आ जाएगा, c, मतलब ये कंज्यूम वाला हो गया, ये इन्वेस्ट वाला, मतलब ये सेविंग किस में तब्दील हो गया, इन्वेस्ट में, और टैक्स किस में तब्दील हो गया, सार्वजनिक व्यय में, एक्सपेंडिचर में। कोई दिक्कत नहीं, समझे। तुमसे जो सरकारें टैक्स ले रही है तो वो तुम्हारे पीछे ना खर्च करेगी, ठीक है ना। तो वो सार्वजनिक, सभी रोड बना रहे हैं तो पर्सनल प्रियांशु के लिए तो रोड नहीं बना रहे हैं ना, सार्वजनिक के लिए है, ठीक है ना। तो ये चीज़ जहाँ टैक्स लेगा तो वो तुम्हारे ऊपर ही खर्च करेगा, ओके। चलो अब खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, इसे चार क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ तक कितना था बाबू, 2, 3 और ये कितना आ जाएगा, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा बोलो बेटा, इधर देखो, ध्यान दो। यदि इस व्यवस्था में आएंगे तो इसका मतलब यहाँ तो सरकार की भूमिका भी रहेगी ना। अब यहाँ पे यदि y लिख दें और c प्लस s प्लस t लिख दें, कोई दिक्कत है इसमें? इतना तक तो रहेगा, इसका मतलब ये 3 हो गया, बोलो ना, हाँ ना, ये 3 क्षेत्रीय वाला में आ गया। और इसको हम यदि हम 4 क्षेत्रीय बोल रहे हैं तो यहाँ x माइनस एम कर दे, x माइनस एम मतलब समझ में आया? क्या फॉरेनर वाला और इंडियन रेजिडेंट वाला, आयात निर्यात बोलो ना, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हम कितना मेरे पास आ रहा है और कितना मेरे पास से जा रहा है, तो ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो गया। जापान से हम कितना सामान मंगा रहे हैं, हमारा सामान कितना जा रहा है, तो ये हो गया, बोलो। अच्छा, अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा। शंकर, तुम अब इसको फाइनली कन्वर्ट करो, y इजकल टू c रहेगा। अच्छा, s को क्या चीज में तब्दील कर देंगे? सेविंग कर रहे थे तो उसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, i। अच्छा, ये जो टैक्स तुमसे लिया तो किस में तब्दील कर दिया, सार्वजनिक व्यय में, तो g कर दिए, और x माइनस क्या कर दिए, m कर दिए।
इसको हम लोग एक्जिम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्जिम। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। बात समझ में आए ना? फाइनल तुम्हारा ये हो गया। आई के बाद प्लस होगा सर। किसके में हो बेटा? C प्लस S प्लस I प्लस X माइनस M। हाँ, वो ऊपर तो टी है ना सर, C प्लस S प्लस T टैक्स। हाँ टी है, टी है, टी है। वही है सर, ये I लगा। नहीं वो टी है। अरे हम जब बोल रहे हैं टी है तो आई में दोनों तरफ हम कर दिए थे, यहाँ घेर रहे थे हम लोग। लो ठीक है। अर्थात क्या निकल करके आया बेटा? यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि खुली अर्थव्यवस्था में किसकी किसकी भूमिका होगी, तो स्टार डाल करके लिख लो। खुली अर्थव्यवस्था में उत्पादक, उपभोग, कंज्यूम हो, उपभोग और सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय, उत्पादक, उपभोग, सार्वजनिक व्यय और आयात निर्यात की एक्जिम हो। आयात निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट समझ गए? 2 घंटा हो गया है। हाँ, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात निर्यात, ठीक है। आयात निर्यात सभी क्रियाएं शामिल होती है। अच्छा, यदि आपसे एग्जाम में, सुनिए, यदि एग्जाम में दे देगा द्विक्षेत्रीय में क्या आएगा तो ऊपर वाला 2 लिख देना, त्रिक्षेत्रीय में क्या आएगा तो 3 लिख देना, और 4 क्षेत्र वाला पूछेगा तो ये चारों लिख देना। और वडे में देगा उत्पादक, उपभोग, ऐसे करके देगा, तो वहाँ पे माथा नहीं ठोकना कि क्या क्या पूछ दिए हैं सर, नहीं समझे? और फाइनली यही सूत्र तुमको दे देगा, बोलेगा कि राष्ट्रीय आय में खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होती है। कल मैया क्वेश्चन देंगे, आज जिसका गलत होगा उठा उठा के पटक के मारेंगे। सर कल टेस्ट है ना सर? कौन सी का? हाँ, कल तो टेस्ट है, कल 7 तारीख है, तो 12 बजे से न टेस्ट है। कल शनिवार नहीं है, शनिवार को रक्षाबंधन है, जिसके कारण जो है मतलब 7 तारीख किया गया था। ठीक है ना? कोई दिक्कत? गया यहाँ तक? अब ऊपर हेडिंग दीजिए, राष्ट्रीय आय का इतिहास। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय का इतिहास। राष्ट्रीय आय का इतिहास, हाँ हेडिंग में। अब हम लोग इतिहास जानेंगे। कौन पहले बार जो है दादा भाई नौरोजी क्या बोले थे, तो अब सब इतिहास देखेंगे। आज ही सर? हाँ हाँ, ओके ठीक है। इतिहास जो भी देखेंगे बाबू, थोड़ा सा आज़ादी से पहले देखेंगे, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। क्या बोले? अरे क्या बोले? आज़ादी से पहले कब तक का सर? आज़ाद पहली बार राष्ट्रीय आय का गणना जो है कौन किए थे? आर्यभट्ट। दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना? जो अपना पुस्तक लिखे थे उस समय बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय जो है ना वो 20 रुपये की है। तो सब कोई है, ये तुमको जो है याद करने वाला है, तो इसको तुम लोग लिख लेगा यदि हम PDF दे देंगे तो। यस सर। हाँ, इसमें लिखना है, मतलब दादा भाई नौरोजी ने ये कहा, VK राव ने ये कहा। अच्छा, हम लिखा देंगे इसको, कल तब लिखा देंगे, ठीक है। कल तब हम लोग दूसरा चीज़ में, कल तब हम लोग यहाँ पढ़ लेंगे
तब तुम्हारा राष्ट्रीय आय कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन देंगे और राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन गलत करोगे, यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में एक सवाल तुमसे राष्ट्रीय आय से प्रश्न पूछे, ठीक है। और ख़ास करके इसमें से यदि कोई इकोनॉमिक्स से है तब तो वहाँ सवाल ही सवाल दाग आ जाएगा। बात समझ में है ना। और ये है ओके, तो इसको कल हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा है, थोड़ा सा क्या है, तब हम लोग आगे देखेंगे बेटा। इसी में थोड़ा सा कल सुन लीजिए,